वेलकम टू एवरीवन। आज हम लोग जो आप लोगों का PSSB इलेक्ट्रिकल का एग्जाम हुआ है उसकी एनालिसिस करेंगे और आप लोगों को मैं ये बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट का डिफिकल्टी लेवल क्या था और कहां से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहां मैंने पूरी एनालिसिस की है। सबसे पहले मैं आपको एनालिसिस समझाता हूं, फिर आगे का पेपर में फास्ट मोड में आपको समझाता हूं, जिससे कि आपको ये आइडिया हो जाए कि किस क्वेश्चंस का आंसर क्या था, क्या वे था और क्या डिफिकल्टी लेवल था। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां हमारा सब्जेक्ट है, इधर मैंने सब्जेक्ट लिखे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। यहां इसके मार्क्स हैं। तो पहले नो डाउट मशीन का वेटेज तो किसी भी एग्जाम में ज़्यादा रहता ही है। इलेक्ट्रिकल के एग्जामिनेशन में अगर मशीन का वेटेज कहीं कम है किसी एग्जाम में तो ये हमारे लिए सरप्राइजिंग चीज़ होती है, बट ऐसा है यहाँ कुछ नहीं है। पूरा मेंटेन किया गया सारे सब्जेक्ट को जो कि वेटेज होना चाहिए। देखिए सबसे पहले जो ओवरऑल क्वेश्चंस थे आपके, ओवरऑल क्वेश्चंस में जो मशीन से क्वेश्चंस आए हैं, मशीन से क्वेश्चन है आपके 25। ओके 25 क्वेश्चन इधर है। ओके नेक्स्ट पावर सिस्टम, पावर सिस्टम से 18। नेक्स्ट नेटवर्क एनालिसिस 13, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 6, मेजरमेंट 5, यूडब्ल्यू दैट इज यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी 5 क्वेश्चन है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से 4 हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से आपके 2 क्वेश्चन है और वेरी सिंपल है यार। मिसलेनियस कॉन्सेप्ट, मिसलेनियस मतलब जैसे मटेरियल साइंस से कोई क्वेश्चन आ गया है उस तरीके से, पीएलसी से क्वेश्चन आ गया है तो 2 क्वेश्चन इस तरीके से पूछे गए हैं आपके, उसे मैंने मिसलेनियस में डाल दिया है। ओके अब पेपर की एनालिसिस क्या है, किस तरह से डिफिकल्टी लेवल है, वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा और किन क्वेश्चंस में हम ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं और क्या उसका प्रूफ है वो भी मैं आप लोगों को यहां बताकर चलूंगा। ओके तो हमारे यार 1 अप्रैल से बैच भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो जिस बच्चे को ये चाहिए कि बिल्कुल फाउंडेशन तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है तो वो 1 अप्रैल से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ओके और कोई भी डाउट है आप लोगों को तो आपको गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो आप वहां पर गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं और गिवन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं फॉर डिटेल इंफॉर्मेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं पेपर का एनालिसिस। तो पहले क्वेश्चन से मैं डिस्कस करूंगा। यहां मैं डिटेल सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर रहा हूं, ये किसी एक हमारे जो स्टूडेंट है उसी ने शेयर किया था ये पेपर। ओके जो पहले कभी प्रिपरेशन किया था तो बच्चों से ही ये पेपर मिला है, तो एज इट इज मैंने वही कॉपी करके आप लोगों को बता रहा हूं। क्या डिफिकल्टी लेवल है ये भी मैं साथ साथ में आपको एक्सप्लेन करके चलूंगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मैं पढ़ता हूं सारे क्वेश्चन देखो और मैं पूरा बताऊंगा सारी चीजें, मतलब मैं डिटेल में लिखूंगा नहीं जिससे कि आपका टाइम सेव हो। एकदम से आप कहीं भी किसी क्वेश्चन में अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कॉमेंट में ये भी लिख सकते हो। देखिए चलिए, a resistance dissipate power equal to P when it is connected given to DC supply. Okay, if resistance doubled and applied voltage also doubled, means resistance और voltage दोनों को डबल किया गया है, 2 गुना कर दिया गया है। The power dissipated in resistance will be, पावर का फॉर्मूला V स्क्वायर अपॉन R नॉर्मली, V को डबल R को भी डबल, तो जब V को डबल वो स्क्वायर हो रहा तो 2 टाइम्स पावर आ जाएगी सिंपली। ओके तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। जो रेड कलर से मैंने मार्क किए हैं वो मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूं और जो ब्लैक कलर से मार्क्ड होंगे किसी भी क्वेश्चंस में वो स्टूडेंट ने किया है। तो आप लोगों को जो मैं यहां सोल्व करा रहा हूं उस पर ध्यान देना है, पहले से क्या ठीक है उसे इग्नोर करना। ठीक है नेक्स्ट, इन ए बैलेंस 3 फेज स्टार कनेक्टेड लोड इफ लाइन करंट इज 173.20 एम्पियर एंड लाइन वोल्टेज इज 173.20 वोल्ट, द रिस्पेक्टिव अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फेज करंट एंड फेज वोल्टेज। अब इन्होंने स्टार कनेक्शन दिया है यार, स्टार कनेक्शन में IL इक्वल टू आई फेज होता है, तो इन्होंने क्या पूछा है, अच्छा करंट तो सेम रहेगी यार, तो करंट सेम 2 ऑप्शन में है ए और सी में, तो ए और सी दोनों में से कोई हो सकता है, और VL इक्वल टू √3 VPH होता है, और पूछा क्या है इन्होंने फेज वोल्टेज, तो फेज वोल्टेज निकालोगे तो लाइन वोल्टेज को √3 से डिवाइड कर दोगे यार, तो आपको मिल जाएगा 100 अप्रोक्सीमेटली, तो सी आंसर आपको मिल जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अभी तक कोई भी ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आया है। नेक्स्ट, आप बोलोगे सर ऑब्जेक्शन किस में है, जैसे जैसे वो क्वेश्चन आएंगे मैं साथ में ये भी बताऊंगा कि देखो ये इसका एनालिसिस है, उसे मैं डिटेल में आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। नेक्स्ट, 5 HP 400 वोल्ट 3 फेज 4 पोल 50 हर्ट्ज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर इज ऑपरेटिंग एट ए स्लिप इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द EMF इंड्यूस्ड इन द रोटर वाइंडिंग FR इक्वल टू SFS। ओके FR इक्वल टू, ये फॉर्मूला लगा दोगे ना आप, FR इक्वल टू S इंटू F इज द रोटर फ्रीक्वेंसी, S इज द स्लिप यार, और S कैसे फाइंड करोगे, NS माइनस NR अपॉन NS, बट यहाँ NR गिवन है क्या, NR गिवन है नहीं, इन्होंने स्लिप ही गिवन है यार, एक्चुअली वहां पे ना
ये पूरा लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे, थोड़ा स्किप हो गया है। तो अगर हम पंजाबी लैंग्वेज में पढ़ूँ, पंजाबी लैंग्वेज नहीं आती है मुझे, बट यहाँ देखो 4% स्लिप गिवन है यार, तो स्लिप गिवन है तो 4% मीन्स 4/100, और जो स्टेटर की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज है, तो 50 से 100 2 टाइम्स से आएगा, 2 से 4 2 टाइम्स से आएगा, तो 2 हर्ट्ज आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अब देखो ये पूरा क्वेश्चन है किससे रिलेटेड है, ये आपका रिलेटेड है कनेक्टेड टू 3 फेज सप्लाई। ओके, अब इन्होंने देखो ये मेजरमेंट से रिलेटेड है, दोनों वॉट मीटर की रीडिंग बोल रखी है कि दोनों वॉट मीटर जो हैं इक्वल रीड करते हैं, और आपसे पावर फैक्टर पूछ लिया यार। जब इक्वल रीड करते हैं तो पावर फैक्टर क्या आता है, यूनिटी आता है, पूरा डिटेल कोर्स में आपको बताया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, नॉट द, बच्चे यहां देखकर ना फैराडेज लॉ वो देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला फंडा, उसी के हिसाब से फिर बच्चे ऑप्शन ढूंढते हैं। तो आप लोगों को क्या काम करना होता है, किसी भी एग्जाम में सबसे पहले पूरा क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ो। तो पढ़ते हैं पहले, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, दिस इज द रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, दो लोग ये हैं इलेक्ट्रोलिसिस में, फैराडे ने, और आप मशीन में तो जानते ही हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में E = -NdΦ/dt whenever conductor cut the magnetic flux of line, then an EMF induced in that conductor, and induced EMF is directly proportional to rate of change of flux linkage. This is the law of Faraday in the electromagnetism. But this question is related to इलेक्ट्रोलिसिस। तो देखते हैं किस किस पे डिपेंड करता है। तो ये यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रिलेटेड है, इसका आंसर हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम। जो आप करते हो ना ZIT आता है, ठीक है, तो देखो Z तो कांस्टेंट है, फैराडे कांस्टेंट कहते हैं IOT, तो प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम, तो बिल्कुल यार सिंपल फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो आप लोगों को ना सारा सिलेबस कवर करना होता है, डिफिकल्टी लेवल मेंटेन नहीं की गई है। अप्रॉक्सीमेटली आप 80% क्वेश्चंस बिल्कुल आसानी से कर सकते थे यार, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। 20% हर कहीं होता है यार, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। उस 20% में थोड़ा टाइम देते तो उसका भी कुछ परसेंट कर देते आप लोग। देखो, इन द नेटवर्क शोन बिलो, ये ट्रांजिएंट से रिलेटेड है, इसका जो आंसर है वो सी है, 4 वोल्ट एंड 6 वोल्ट, जहां आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट, इन ए सिंगल फेज आइडियल ट्रांसफॉर्मर गिवन है, टर्न्स वगैरह गिवन है, प्राइमरी सेकेंडरी, और आपसे पूछा क्या है, पीक वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड वोल्टेज इन द लो वोल्टेज वाइंडिंग, तो टर्न रेशियो वगैरह लगा के आप फाइंड कर लोगे, बी ऑप्शन आ जाएगा इसका। नेक्स्ट, व्हेन सप्लाइड विद ए रेटेड वोल्टेज ए ट्रांसफॉर्मर हैज मैक्सिमम एफिशिएंसी एट 50% लोड। ओके, एट द फुल लोड व्हेन द सप्लाई विद द रेटेड वोल्टेज the copper loss of the transformer will be, the copper loss 4 times the rated core loss. Okay, next, for a 3 phase induction motor balanced 3 phase stator has a winding, तो आपको तीनों करंट गिवन है यार, तो ये पॉजिटिव फेज सीक्वेंस है, मैंने यहाँ वैल्यू देखकर पता लगाया। ओके, अब आपको बोल रखा फॉर द नेट एयर गैप फ्लक्स टू ऑब्टेन द इंस्टेंटेनियस स्पेशल एंगल, थीटा पूछ लिया, थीटा = ω/t यार, ठीक है, बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है। ओके, अगर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एंगल में रिलेशन पूछता वो भी आपको मालूम है, थीटा इलेक्ट्रिकल = P/2 थीटा मैकेनिकल। ओके, ए सिलिंड्रिकल रोटर जनरेटर है कनेक्टेड टू इनफाइनाइट बस बार। अब इन्होंने ये पूछा है कि टर्मिनल वोल्टेज दैट इज V और एक्साइटेशन को कांस्टेंट रखा है, अगर मैकेनिकल इनपुट टू द प्राइम मूवर इंक्रीज कर देते हैं स्लाइटली, which of the following quantities is primarily affected due to the resultant change in the power? Yes, active power delivered to the bus. Next, PN junction diode has a depletion region with W if the reverse bias across the diode increase, reverse bias को आप increase कर रहे हो। What is the concept of reverse bias and forward bias? तो देखो, किसी भी एक डिवाइस जो कि हमारी जनरली डायोड है, उसके अक्रॉस हम DC सप्लाई लगाते हैं, इस प्रोसेस को हम बाइसिंग कहते हैं। अब दो वे होते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग। इफ P टाइप सेमीकंडक्टर इज एट हायर पोटेंशियल एज कंपेयर टू N टाइप सेमीकंडक्टर, देन दिस टाइप ऑफ बाइसिंग सेट टू बी फॉरवर्ड बाइसिंग, अदरवाइज रिवर्स बाइसिंग। दूसरे शब्दों में ऐसा भी कहा जाता है, अगर P टाइप सेमीकंडक्टर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाए और N टाइप सेमीकंडक्टर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाए तो इसे हम फॉरवर्ड बाइसिंग कहते हैं, अदरवाइज रिवर्स बाइसिंग। ओके, अब इन्होंने बोला क्या है कि अगर रिवर्स बायसिंग इंक्रीज कर रहे हो, रिवर्स बायस अक्रॉस द डायोड इंक्रीज, मतलब जो रिवर्स बायस में वोल्टेज लगाया गया है उसे इंक्रीज कर रहे हो, तो डिप्लीशन विड्थ क्या होती है, इंक्रीज करती है यार। डिप्लीशन विड्थ इंक्रीजेज एंड कैपेसिटेंस डिक्रीजेज। यस, तो सिंपल क्वेश्चन है, जब डिप्लीशन विड्थ आपकी इंक्रीज करेगी
तो दो देखो डिप्लीशन बिट में एक तरफ पॉजिटिव चार्ज एक तरफ नेगेटिव चार्ज, दोनों के बीच में डिस्टेंस होगी, कैपेसिटर फॉर्म हो जाएगा। अगर वो डिस्टेंस इंक्रीज करेगी तो C इक्वल टू एप्सिलॉन A बाई W या D, तो D जब इंक्रीज कर रही तो कैपेसिटेंस तो डिक्रीज करेगी ना यार, नहीं समझ पा रहे हो? C इक्वल टू, अच्छा सवाल है, एप्सिलॉन A बाई D। जब डिप्लीशन विड्थ इंक्रीज करेगी तो D इंक्रीज करेगी तो C तो डिक्रीज ही होगा ना यार। जब D इंक्रीज करेगा क्योंकि डिप्लीशन विड्थ क्या है, बढ़ रही है रिवर्स बायसिंग बढ़ाने से, तो D इंक्रीज हो गया। जब D इंक्रीज हो गया तो कैपेसिटेंस डिक्रीज हो गई। जहां आपको लगता है कि हाँ, वैसे इस क्वेश्चन को सिंपली आप, ऐसा नहीं है कि ज्यादा डिफिकल्ट है या पहली बार आपके एग्जाम में पूछा गया, नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होता है। जब इसे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाता हूं आप लोगों को, पूरा डिटेल में ये चीज में कवर करता हूं। नेक्स्ट, इन ए पीएनपी है, ये ट्रांजिस्टर का टाइप है यार। इन ए पीएनपी ट्रांजिस्टर ऑपरेटिंग इन एक्टिव रीजन, द एमिटर बेस वोल्टेज, ओके, एमिटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस and the collector base junction is reverse bias. Which of the following describe the direction of conventional current from the emitter to collector? या सिंपल है, ये तो सिंबल भी जब हम बनाते हैं पीएनपी का, जैसे मान लो ये पीएनपी का सिंबल बनाया मैंने इस तरीके से, ये हमारा ये कलेक्टर है और ये बेस है और ये एमिटर है पीएनपी, तो इस तरह से एरो बनाते हैं यार, ठीक है। तो एमिटर से कलेक्टर की तरफ, ठीक है, एमिटर टू कलेक्टर, सही है, ठीक है। सिंबॉलिक फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछ लिए गए। बीजेटी, अब बीजेटी का सवाल है, बीजेटी मतलब बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ओके। क्या पूछा, बीटा आपको गिवन है और आपको कलेक्टर करंट दे दिए यार, कलेक्टर करंट दे दिए, बेस करंट पूछी है, तो आपको पता है ना IC इक्वल टू बीटा आई बी यार, बीटा आई बी होता है। अब IC गिवन है, बीटा गिवन है, क्या आई बी नहीं बता सकते? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 100 माइक्रो एम्पियर आ जाएगा, यहां वैल्यू पुट करोगे निकाल दोगे, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है ये। आगे बढ़ते हैं। फॉर एन एन चैनल जेफेड, ओके, द ड्रेन करंट बिकम जीरो, अच्छा ड्रेन करंट जीरो हो गई है यार, व्हेन द गेट सोर्स वोल्टेज इज इक्वल टू VP यार, VP का मतलब पिंच ऑफ वोल्टेज, ओके। नेक्स्ट इन ए JFET, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ JFET? जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट, द गेट इज नॉर्मली रिवर्स बायस्ड बिकॉज it allow large current to flow through the gate, okay. In a JFET amplifier, the gate is normally reverse bias, okay, because JFET increase the drain current significantly, reduce the channel resistance to zero, ensure negligible gate current and high input impedance, okay. JFET, in a JFET amplifier circuit, the gate is normally reverse bias because it ensure negligible gate current and high, it allow gate current to flow through the gate current, okay, normally reverse bias। यार ये ना, ये थोड़ा मुझे ऑब्जेक्शनेबल लग रहा है, ठीक है। इसका आंसर ना देखो क्या होता है ना, जो हमारी गेट में से इसमें JFET के अंदर ना नॉर्मल सी करंट जाती है, और मैं एक्चुअल में बात करूँ MOSFET के अंदर तो हम जीरो ही लेके चलते हैं SiO2 लेयर की वजह से, तो ये क्वेश्चन भी मुझे थोड़ा ऑब्जेक्शनेबल लगा यार, ठीक है। इसका आंसर मुझे यहाँ पे D लगा है, ठीक है। बाकी देखते हैं, ठीक है, मैं पूरा जस्टिफिकेशन दूंगा, जो भी ऑब्जेक्शनेबल है ना यार, जब उन्हें हम फील करेंगे तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से करते हैं, क्या करते हैं, पूरा एक्सप्लेन करके चलूंगा। एक ये क्वेश्चन भी मुझे ऑब्जेक्शनेबल लगा। अब आगे देखो, एक बिट को स्टोर करने के लिए क्या यूज करते हैं यार, फ्लिप फ्लॉप, सिंपल क्वेश्चन है ये भी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट मोड में इसलिए बता रहा हूँ यार, अभी एक्चुअली मैं पूरा पेपर डिटेल सॉल्यूशन जो वो तो मैं लेकर आऊंगा ही आप लोगों के लिए, बट अभी मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि पेपर का लेवल है क्या। अभी तक यार देखो, मैं पूरे पेपर का एनालिसिस कम से कम अगर बताऊं तो कल से मैं इसी चीज़ पर लगा हुआ था कि किस तरीके से बच्चों को बताया जाए कि क्या एक्चुअल में रियलिटी, कहाँ से क्या चीज़ें पूछी गई हैं। तो एक प्रॉपर एनालिसिस के साथ मैं आप लोगों के पास आया हूं, तो कोई भी डिफिकल्टी लेवल नहीं है, बस एक डिफरेंस है, आपको सारा कवरेज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो हर एक सब्जेक्ट से लगभग क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट, बैलेंस फॉर फेज AC सिस्टम हैज फेज वोल्टेज VA VB VC VD, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट फेज? 6 यार, ओके, 6 phases। Next, a programmable logic controller, that is PLC, is mainly used in industrial system to perform automatic control of machine or and process. This is the right, this is question यार, ये difficult side कह सकता हूँ, क्योंकि जब बच्चा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करता है और वो किसी JEE या AE एग्जाम की तैयारी करता है तो इस तरह की चीज़ें नहीं पढ़ता है जनरली, तो इसीलिए मैंने जो मिसलेनियस क्वेश्चन डाले थे ना 2, तो वो यही, उनमें से एक यही है यार, ओके। नेक्स्ट, ए रूम रिक्वायर एन इल्यूमिनेशन, ये यूटिलाइजेशन से रिलेटेड है यार, पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद इसका आंसर जो आ रहा है C आ रहा है पूरा सोल्व करने के बाद, ठीक है। यूटिलाइजेशन ऑफ
इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ए टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पावर सप्लाई यूज्ड फॉर आर्क वेल्डिंग, हाई करंट एंड लो वोल्टेज। और कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि यहाँ जो ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं कौन सा होता है, स्टेप अप स्टेप डाउन। और बच्चा सोचता है हाई करंट चाहिए, इसका मतलब स्टेप अप होगा, लेकिन हाई करंट है तो वोल्टेज तो कम होगा ना, तो हम स्टेप अप स्टेप डाउन वोल्टेज के रेफरेंस में बोलते हैं, ना कि करंट। ओके, तो हमें हाई करंट चाहिए मीन्स वोल्टेज लो, वोल्टेज लो तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। बट यहाँ जनरली आपसे पूछा है कि करंट क्या होगा, तो करंट हाई लो वोल्टेज। ट्रांसफॉर्मर पूछता तो स्टेप डाउन। थ्री फेज, अच्छा द टॉर्क, देखो ये भी ऑब्जेक्शनेबल है, कैसे मैं पूरा जस्टिफिकेशन यहाँ देता हूँ आप लोगों को। द टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मोटर इज गिवन बाई Tm equal to 20 minus 2 omega, where Tm is the motor torque in Newton meter and omega is the angular speed in radian per second. The load connected to the motor requires constant torque of TL equal to this, the operating speed of the drive under steady state. देखो ये जो वर्ड बोला ना, यही बोलकर उसने फंस गया वो, अंडर स्टडी स्टेट। यार स्टडी स्टेट में क्या होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब आपका टॉर्क क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब जो मोटर टॉर्क प्रोवाइड कर रही है और जो लोड टॉर्क अप्लाई कर रहा है, दोनों बराबर होंगे, तभी तो वो कांस्टेंट स्पीड से चलेगा। मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। ओके, एक्सेलरेशन जीरो होगा मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। मतलब वो कब हो सकता है, जो मोटर टॉर्क लगा रही है और जो लोड टॉर्क लगा रहा है, दोनों सेम होंगे। तो करते हैं दोनों को सेम यार, ये ऑब्जेक्शनेबल है इसलिए मैं पूरा सॉल्यूशन आपको दे रहा हूं। अंडर स्टडी स्टेट Tm इक्वल टू TL। ओके, अब Tm कितना गिवन है, 20 माइनस 2 ओमेगा, 20 माइनस 2 ओमेगा, और TL कितना मैं देख लेता हूं 10। ओके, 10 है, यूनिट वगैरह भी चेक कर लेते हैं यार। ओके, Tm इक्वल टू दिस न्यूटन मीटर है, और यहाँ पे जो TL गिवन है वो भी न्यूटन मीटर है। ओके, अब मैं इसे सोल्व करता हूँ। माइनस 2 ओमेगा इक्वल टू माइनस का 10, तो ओमेगा कितना आ जाएगा, 5 रेडियन पर सेकेंड। ओके, अब 5 रेडियन पर सेकेंड क्या है, 5 रेडियन पर सेकेंड बी है, लेकिन उन्होंने जो ऑप्शन दिया है यार, इनमें से या तो 10 या 3, मतलब ए या सी में से कोई दिया है, वो मुझे पता नहीं है क्या आंसर की में मेंशन है, बट जो 5 आंसर आ रहा वो मेंशन नहीं है यार। तो इसलिए ये भी आपका ऑब्जेक्शनेबल है, ये पूरा आपके लिए जस्टिफिकेशन है यार। आप इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि इस क्वेश्चन में मैंने ऐसा सोल्व किया गया है, बाकी आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 62 इन ए 3 फेज इंडक्शन मोटर ड्राइव प्लगिंग। प्लगिंग क्या होता है यार, रिवर्सिंग द फेज सीक्वेंस। सिंपल क्वेश्चन, इंडक्शन मशीन में भी यूज करते हैं इस मेथड को, और डीसी मशीन में भी यूज करते हैं। ए 3 फेज सिंक्रोनस मोटर इज कनेक्टेड टू कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी सप्लाई इफ द, आगे क्या लिखा हुआ यार, इफ द मैकेनिकल होगा, ठीक है, MEC। ओके, मैकेनिकल होगा, पंजाबी लैंग्वेज में आप देख सकते हो, मेरे हिसाब से पूरा ये है ना मैकेनिकल। अच्छा, यही लिख रहा है मुझे, थोड़ा बहुत यार मुझे आइडिया है, ठीक, ये होगा आई थिंक मैकेनिकल, जो भी होगा उससे मतलब नहीं है, लेकिन मैकेनिकल लिखा है। लोड इंक्रीज बट रिमेन बिलो पुल आउट टॉर्क, द मोटर विल बी, तो क्या होगा बेटा, कंटिन्यू रनिंग एट ए सिंक्रोनस स्पीड विद इंक्रीज टॉर्क एंगल। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इन ए ग्राउंडिंग सिस्टम स्टेप वोल्टेज पूछ लिया कि कितना डिस्टेंस होना चाहिए मिनिमम एलिमिनेट करने के लिए, तो 1 मीटर होनी चाहिए। ऑयल सर्किट ब्रेकर आर्क एक्सटेंशन, यार वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो इसमें सीधा सा जब हम वर्किंग पढ़ते हैं ना, ऑयल सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट एंड वैक्यूम एंड SF6 सर्किट ब्रेकर, तो वहां पे ना हर किसी ऑयल का काम बताया जाएगा, वैक्यूम का बताया जाएगा। तो यहाँ ऑयल सर्किट ब्रेकर में जो आर्क एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन का मतलब खत्म होना, इंटरप्शन का मतलब एक तरह से आप में थोड़ी सी रुकावट डालना उसके अंदर। जैसे मैंने बोला, मैंने आर्क इंटरप्ट की मतलब मैंने प्रयास किया, एक्सटिंक्ट का मतलब खत्म होना, ठीक है। तो ये दो टर्म बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं सर्किट ब्रेकर की वर्किंग से रिलेटेड या सर्किट ब्रेकर की टर्मिनोलॉजी में। फिलहाल अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। इन्होंने बोला गया कि आर्क जो एक्सटिंक्ट होती है किसकी वजह से होती है, ऑयल सर्किट ब्रेकर में, तो इसका आंसर है डीआयनाइजेशन कॉज्ड बाय हाइड्रोजन गैस जनरेटेड ड्यूरिंग ऑयल डिकम्पोजिशन। दिस इज द राइट आंसर यार। नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो यार ऑब्जेक्शनेबल। अब यार ये देखो पूरा ना शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं पढ़ देता हूं इसे सही से। ए ड्राइव ऑपरेट्स विद कांस्टेंट पावर विद टी मतलब टॉर्क एंड ओमेगा, दिस इज द स्पीड। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है बीइंग, मैं देख लेता हूं यार, चलो मैं पढ़ता हूं, आप लोग देखो उधर। ए ड्राइव ऑपरेट्स विद कांस्टेंट पावर विद टी एंड ओमेगा, ओके ओके, बिलोंग द टॉर्क एंड एंगुलर स्पीड रिस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ ये टॉर्क है यार टी,
और ये स्पीड है ओमेगा, ऐसा बोला है। आगे बोल रिस्पेक्टिवली इफ द स्पीड इंक्रीज फ्रॉम ओमेगा से 2 ओमेगा, मतलब डबल हो गई है यार, द टॉर्क बिकम्स, अब यार यहां ध्यान दियो, कांस्टेंट पावर ड्राइव। अब कांस्टेंट पावर, पहले पावर का फॉर्मूला लिख देता हूं, टी इंटू ओमेगा, बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है, P इक्वल टू टी इंटू ओमेगा। ओके, अब इन्होंने क्या बोला, पावर कांस्टेंट रहनी है। अब पावर कांस्टेंट कब रह सकती है, जब टी इंटू ओमेगा का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो। ओके, अब ओमेगा को डबल कर दिया तो कांस्टेंट होने के लिए टॉर्क को आधा होना पड़ेगा। ओके, आधा ऑप्शन कहां है, सी, जबकि उन्होंने जो मार्क कराया था वो 2t करा रखा है, या t/4 जो भी है, मतलब सी ऑप्शन नहीं कराया गया जो आंसर की के अकॉर्डिंग है, तो ये भी आपका ऑब्जेक्शनेबल में जाएगा। ओके, इस पे भी आप ऑब्जेक्शन रेस कर सकते हो। ओके, एक देखो मैंने पीछे कराया आपका जिसका आंसर आया था आई थिंक 5 रेडियन पर सेकेंड। ओके, और एक ये क्वेश्चन हो गया, और एक जेफेट वाला जो था, ठीक है, काउंट करते रहना यार, अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 क्वेश्चन हैं आपके जो ऑब्जेक्शनेबल है, 3 to 4 और 4 to 5 जो भी है, देख लेते हैं। आगे क्या है, इन 3 फेज, यहां पर डैम्पर वाइंडिंग का काम पूछा है यार, डैम्पर वाइंडिंग का काम पूछा है सिंक्रोनस मशीन के अंदर, तो यार सिंपली वो स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करती है। ओके, एंड इनेबल द मोटर स्टार्ट, और एक स्टार्टिंग मेथड भी होता है वो। ओके, स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने का काम करती है यार, सिंपल क्वेश्चन है, जब हम पढ़ाते हैं ना हंटिंग वगैरह में भी हम इसे यूज़ करते हैं, ठीक है, डैम्पर वाइंडिंग का हंटिंग में भी यूज़ करते हैं, स्टार्टिंग मेथड में भी यूज़ करते हैं, ठीक है, और वेरी बेसिक क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट साइड है, कुछ ज़्यादा अंदर जाकर हमें पढ़ना होगा ना, बिल्कुल ऊपर ऊपर से ही, जैसे हम सिंक्रोनस मशीन पढ़ते हैं ना, बिल्कुल अपर लेवल का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, अपर लेवल का मतलब ऊपर लेवल का, ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट लेवल का। ओके, मैं करेक्ट कर देता हूँ वर्ड्स को यार। ओके, देखो, फॉर सक्सेसफुल आर्क इंटरप्शन एंड AC सर्किट ब्रेकर द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेन बिटवीन कॉन्टैक्ट मस्ट rise faster than the rate of rise of recovery voltage. Simple. Next, a single core underground power cable. अब देखो इन्होंने क्या पूछा ना, मैक्सिमम क्या पूछा है, अच्छा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एट द कंडक्टर सरफेस। यार आपने इस फॉर्म में पढ़ा है, अगर ये उसके लिए मैक्सिमम, अच्छा रेशो पूछा मैक्सिमम टू मिनिमम, तो ये कैपिटल R अपॉन स्मॉल r आता है, लेकिन कैपिटल R को इसने 3r दे दिया है, और जो कंडक्टर रेडियस r है तो क्या आ जाएगा 3 आंसर, तो इसलिए थोड़ा सा वो कर दिया उन्होंने, सही आंसर है सी। आगे क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रोवाइड द हाईएस्ट रिलायबिलिटी, इंटरकनेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बेटा दिस इज द हाईएस्ट रिलायबिलिटी, इसकी हाईएस्ट रिलायबिलिटी होती है। बहुत बच्चों ने रिंग डिस्ट्रीब्यूशन मारा है, नहीं यार रिंग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, इसका आंसर होगा इंटरकनेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नेक्स्ट, इंप्रूविंग द लोड फैक्टर ऑफ द पावर सिस्टम, यह है रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ जनरेशन पर यूनिट। जब हम लोड फैक्टर, जब हम पावर सिस्टम इकोनॉमी पढ़ते हैं तो लोड फैक्टर की हाई वैल्यू क्यों डिजायरेबल है, ये वहां मैं आप लोगों को समझाता हूं। नेक्स्ट क्या, फ्यूजिंग फैक्टर, रेशियो ऑफ मिनिमम फ्यूजिंग करंट टू रेटेड करंट। सिंपल क्वेश्चन है, जब ये आपका जब पावर सिस्टम में आप प्रोटेक्शन पढ़ते हो तो प्रोटेक्टिव स्विचेस पढ़ते हो, पहले ही स्विचेस में आपको फ्यूज पढ़ाता हूं, उसके अंदर मैं ये चीज़ पढ़ाता हूं आप लोगों को कि फ्यूजिंग फैक्टर की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा आती है, और उसकी फॉर्मूला क्या होता है, मिनिमम फ्यूजिंग करंट अपॉन रेटेड करंट। यूनिफॉर्मली लोडेड डीसी डिस्ट्रीब्यूशन इज फेड एट बोथ एंड्स विद इक्वल वोल्टेजेस एज कंपेयर टू सिंगल एंडेड डिस्ट्रीब्यूटेड फेड एंड वन एंड ओनली। द वोल्टेज ड्रॉप एट द मिडिल पॉइंट बेटा 1/4 हो जाता है, ठीक है। इसका डेरिवेशन यार यहां नहीं करा रहा हूं मैं, ठीक है, डिटेल कोर्स में कभी करा दूंगा। 2 पावर स्टेशन, देखो 2 की पावर स्टेशन की मैक्सिमम इंडिविजुअल डिमांड दे दी है और ओवरऑल मैक्सिमम डिमांड दे दी है इंटरकनेक्टेड सिस्टम की। अब आपसे डाइवर्सिटी फैक्टर पूछा है, डाइवर्सिटी फैक्टर इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड का सम बेटा 100 + 80 दैट इज 180 अपॉन मैक्सिमम डिमांड 150, 180 अपॉन 150 दैट इज 1.2, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, if the power factor of load is improved while keeping the real power constant, which of the following decreases current यार, P = VI cos phi, अगर cos phi बढ़ रहा है तो I को कम होना पड़ेगा, अगर पावर को हम कांस्टेंट रख रहे हैं, यही पूछा गया है कि पावर को कांस्टेंट रखना तो करंट को कम होना पड़ेगा। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग सर्किट, आपसे VO पूछ लिया यार, VO मींस यहां का वोल्टेज पूछ लिया, तो इस वाले लूप में KVL लगा दो, 18 वोल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, 3 फेज बैलेंस सिस्टम है, करंट क्या है किस फेज में मैटर नहीं करता, न्यूट्रल की करंट पूछिए डायरेक्ट 0। ओके, सिंपल न्यूमेरिकल। नेगेटिव सीक्वेंस करंट इन ए सिंक्रोनस जनरेटर आर अनडिजायरेबल मेनली बिकॉज दे, क्योंकि उसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है।
बी इज द राइट आंसर। ओके, बी ही है ना, पढ़ लेता हूं मैं दोबारा से। अपोजिट डायरेक्शन कॉज रोटर हीटिंग, सही बात है यार। रोटर हीटिंग क्यों आ जाती है यार? जब वो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो जो रिलेटिव स्पीड आती है 2ns आती है। रिलेटिव स्पीड बढ़ गई तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, ईएमएफ बढ़ जाएगा, पावर बढ़ जाएगी वहां पे, ठीक है। इस वजह से हीटिंग आ जाती है। नेक्स्ट, ए लाइटनिंग अरेस्टर का पर्पज पूछ लिया कि क्या है, क्या काम है इसका। तो बेटा जब भी नॉर्मल कंडीशन होगी तो हाई इंपीडेंस ऑफर करता है, और जब सर्जेस आएंगे, सर्जेस मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रांजिएंट वोल्टेज, जब वो आएंगे तो उसके लिए लो इंपीडेंस ऑफर करेगा, जिसकी वजह से सारा सर्ज उसमें से बाईपास हो जाएगा। इसी कारण कभी भी सब स्टेशन में जो पहला और लास्ट इक्विपमेंट होता है वो लाइटनिंग अरेस्टर होता है। बढ़ते आगे, ए स्टेट कंडक्टर ऑफ लेंथ L कैरीज द करंट I, ये F इक्वल टू IBL साइन थीटा पे बेस्ड है। अब इन्होंने पूछा है फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर इक्वल टू हाफ ऑफ द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द, अच्छा जो मतलब फोर्स आ रहा है वो मैक्सिमम वैल्यू का हाफ है। चलो करके दिखा देता हूं। देखो मैक्सिमम क्या होता है, फोर्स IBL साइन थीटा, थीटा 90 रख देंगे तो मैक्सिमम मिलेगा। अब इन्होंने बोला कि फोर्स जो है, फोर्स जो मिल रहा है आपको मैक्सिमम का आधा मिल रहा है। ओके, मैक्सिमम का आधा मिल रहा है। IBL कांस्टेंट है तो यहां मैं लिखता हूं IBL साइन थीटा। IBL की जगह ऊपर से FM लिख दो यार, लिख दिया साइन थीटा। अब ये जो F है FM/2 लिख दो क्योंकि आधा हो जा रहा है। इस F की जगह FM/2 लिखना, FM से FM कैंसिल कर देना, साइन थीटा इक्वल टू हाफ, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, A। नेक्स्ट, ए फील्ड द फील्ड करंट ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड DC जनरेटर इज केप्ट कांस्टेंट इफ द स्पीड ऑफ द जनरेटर इज इंक्रीज बाय 20%, द जनरेटेड EMF विल अप्रोक्सीमेटली, जनरेटेड EMF तो आपका आंसर हो जाएगा 20%। ओके, सेपरेटली एक्साइटेड, यस राइट आंसर। अब देखो सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड है। बोला गया कि ट्रांसफॉर्मर का जो पावर फैक्टर 0.8 है, अगर 1 कर दोगे पावर फैक्टर तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ओके, और पहली बात इन्होंने ये भी बोली है कि जो लोड करंट ड्रॉ कर रहा है करंट वो कांस्टेंट है, वोल्टेज भी सेम है, तो बेटा टोटल लॉस क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे। नेक्स्ट, ए लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, ये आपका यार पावर सिस्टम स्टेबिलिटी से रिलेटेड है। लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन कनेक्टेड टू 2 बसेस, वोल्टेज मैग्नीट्यूड हर बस का दे रखा है 1 वोल्ट, आगे दे रखा है रिएक्टेंस 1 pu, रियल पावर ट्रांसमिटेड फ्रॉम सेंडिंग एंड टू रिसीविंग एंड 50% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। तो पहले मैक्सिमम वैल्यू निकाल दो यार, EV/x, ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो 1 pu आ गया यार। ओके, अब आगे बोला है कि P का फॉर्मूला होता है क्या जनरली, EV/x साइन डेल। अब इन्होंने बोला जो ये P है मैक्सिमम, ये तो मैक्सिमम है ना, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो P मैक्स साइन डेल, बिल्कुल सही बात। अभी जो P है P मैक्स का आधा है, ऐसा बोल रखा है, ठीक है। PM साइन डेल, ये आ गया यार, PM से PM कैंसिल, साइन डेल इक्वल टू हाफ, डेल इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, तो यहां से कितना आ जाएगा 30 डिग्री। दिस इज देयर एक्सप्लेनेशन। एन आइडियल बक कन्वर्टर, दिस इज ऑल्सो ऑब्जेक्शनेबल। देखते हैं कैसे। इन्होंने बोल रखा है एक बक कन्वर्टर एक बूस्ट कन्वर्टर है, और जो सप्लाई वोल्टेज है वो 100 वोल्ट DC है, और ड्यूटी साइकिल भी दे दी है यार। तो पहले देखो इन्होंने क्या बोल रखा, V1 जो है बक कन्वर्टर का वोल्टेज है, V1 जो होगा DVS, बिल्कुल सही बात। और जो V2 है वो बूस्ट कन्वर्टर का होता है, और बूस्ट कन्वर्टर में फॉर्मूला होता है VS/1 - D। ओके, ये होता है यार, बूस्ट कन्वर्टर में ये फॉर्मूला होता है। अब यहां से जब आप, अब पूछा किस किस का रेशियो है, किस किस का, मैं देख लेता हूं एक बार और, दैट द बूस्ट कन्वर्टर इज V2। ओके, तो यहां से अगर मैं, ओके ड्यूटी साइकिल 0.75 है ना, सो मैं V1/V2 फाइंड, V2/V1 पूछा है इस तरीके से। V2 है कितना, VS/1 - D, VS/1 - D। ओके, इनटू, अब इसे डिवाइड कर दोगे आप DVS से, DVS से डिवाइड कर देते हैं हम। ओके, जब इसे डिवाइड करेंगे बेटा तो यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, ओके VS से VS कैंसिल, 1/D, D का D दे रखिए 0.75, 75% दे रखा है ना। ओके, 0.75 दे रखा है, 0.75, ये D की जगह रखा मैंने, 1 - D मतलब 1 - 0.75 दैट इज 0.25। जब इसे सोल्व करोगे तो ये 3/16 आता है, जो कि दिया नहीं है ऑप्शन में। ओके, जो दिया नहीं है ऑप्शन में, ठीक है, ये ऑब्जेक्शनेबल इसलिए लग रहा मुझे। अब कोई बच्चा बोल सकता है सर इसमें जो ड्यूटी साइकिल है ना वो 0.75 है, तो इसमें मैं बक बूस्ट कन्वर्टर जो होता है, ठीक है, बक बूस्ट कन्वर्टर जो होता है उसमें फॉर्मूला होता है आउटपुट वोल्टेज का DVS/1 - D। तो अगर उसमें ड्यूटी साइकिल 0 से 0.5 है
तो वो बक की तरह काम करता है, 0.5 से 1 है तो वो बूस्ट की तरह काम करता है। तो ये फॉर्मूला और लगा के देख लेते हैं यार, ये मेरे अभी दिमाग में आया है कि यार वो भी तो बूस्ट की तरह काम करता है, बक बूस्ट भी, तो उसमें देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, मेथड 2 अदर वे में इसे समझा रहा हूँ। देखो V1 तो यही रहेगा, बक का तो यही रहेगा dBs, ठीक है, बक का यही रहेगा, ओके। लेकिन यार ये लगेगा नहीं, क्योंकि देखो क्या है ना, देखो बक का ये है तो बक का तो चलो dBs लिख लेते हैं यार, क्या पता इन्होंने वही कर दिया हो, तब तो ये ऑब्जेक्शन नहीं लेंगे, लेकिन देख लेते हैं। तो यहाँ बेटा कितना आ जाएगा ये dBs ही आ जाएगा, इसे मैं दोबारा क्यों लिख रहा हूँ। और जो बूस्ट है, बक बूस्ट की तरह का यूज़ करता है, हालांकि उन्हें ना बक बूस्ट देना चाहिए था अगर ऐसा है, लेकिन उन्होंने केवल बूस्ट बोला है यार। तो बक बूस्ट भी बूस्ट की तरह काम करता है, तो देख लेते हैं आता है तो। वैसे ये ऐसा है नहीं, क्योंकि अगर आपसे बोला ना बूस्ट कन्वर्टर तो सिंपली आप VS/1 - d लगा कर सकते थे, ऑब्जेक्शनेबल है। लेकिन चलो चेक कर लेते हैं, dVS/1 - d होता है इसके लिए। अब यहाँ से जब मैं इनका रेशियो फाइंड करता हूँ V2/V1, तो V2 क्या है dVS/1 - d, और डिवाइड कर दूंगा 1/dBs यार। तो यहाँ से देखो dBs कैंसिल हो जाएगा, ओके, नीचे 1 - d बचेगा, 1 - d का मतलब d मतलब 0.75, ये 0.25 बचेगा नीचे, ऊपर 100 लिख देता हूँ, नीचे 2, हाँ 4 आ रहा तब भी नहीं यार, ठीक है। तो ऑब्जेक्शनेबल है यार बिल्कुल। मैंने बस इस लॉजिक से सोचा, देखो मैं बताता हूँ आप लोगों को, जो बक बूस्ट कन्वर्टर होता है ना, और उसकी ड्यूटी साइकिल अगर 0.5 से 1 है, ठीक है, तो वो बूस्ट की तरह काम करता है। तो मैंने उसे ना बक बूस्ट को बूस्ट मान के सोल्व कर दिया, दूसरा मेथड जो है, तो उससे भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा यार, ठीक है। हो सकता, मैंने सोचा कभी उन्होंने ये तरीका देख लिया हो कि चलो भाई ऐसे कर देते हैं, तभी मैंने बोला देखो उससे भी मैच नहीं कर रहा और वो वाले मेथड से भी नहीं कर रहा। कौन सा वाला मेथड ऊपर वाला बेटा, देखो मैं इसलिए इस पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये ऑब्जेक्शनेबल है, ये मैं आपको साबित करना चाह रहा हूँ, ठीक है। हाँ, हो सकता है उन्होंने क्या गड़बड़ी की है, जो हमारा आंसर आ 3/16 है, तो उन्होंने क्या काम किया ना, जब रेशो लिया है इनका, तो उन्होंने रेशो में गड़बड़ कर दिया यार, ऊपर V1 का एक्सप्रेशन पुट कर दिया, नीचे V2 का, ये बस गलती की गई है। लेकिन गलती तो गलती है ना यार, ऑब्जेक्शनेबल है। नेक्स्ट आगे देखो, 3 फेज फुल ब्रिज VSI वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर है, 180 डिग्री में 3 स्विच एट ए टाइम कंडक्ट करते हैं, 120 में 2 स्विच, तो आपका आंसर आ जाएगा C। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक हीटर है, 1 किलोवाट रेटिंग है, विद 80% एफिशिएंसी इज यूज्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 75 डिग्री सेंटीग्रेड। Specific heat of water is equal to 4 kg per kg degree centigrade. The time required to heat the water. This is question related to utilization of electrical energy. इसका आंसर 500 सेकेंड आ जाएगा यार। अब डीसी सीरीज मोटर है, ट्रैक्शन में यूज हो रही है यार, तो डीसी सीरीज मोटर में जो टॉर्क होता है, ठीक है, अप टू सैचुरेशन IA² होता है। बोला टॉर्क कितना हो गया 4 टाइम्स, तो करंट कितनी होगी 2 टाइम्स, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, तभी तो ऐसा हुआ होगा। तो C B इज द राइट आंसर। बच्चे ने A मार रखा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया, जो कि गलत है। हाँ, आफ्टर सैचुरेशन मेंशन कर देता तब सही था सॉरी। नेक्स्ट देखो, ए 3 फेज ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है, ओपन सर्किट का रिजल्ट डेटा दे दिया है, शॉर्ट सर्किट का डेटा दे दिया, एफिशिएंसी पूछी है, 98 पॉइंट समथिंग आती है, बट अप्रोक्सीमेटली पूछी है, आप मार्क कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट correctly distinguishes a 3-phase transformer from a 3-phase induction motor? B is the right answer. Transformer change voltage level without mechanical motion, wherein induction motor convert electrical energy into mechanical energy. Okay, this is the basic difference. बट बेटा जो वर्किंग प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्शन या फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दोनों में सेम है। ओके, जब इसे पढ़ाते हैं इंडक्शन मशीन, 3 फेज इंडक्शन मशीन पढ़ाते हैं, तो इंट्रोडक्शन बताने के बाद ही एक टेबल बनवाते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसफॉर्मर एंड इंडक्शन मशीन। तो सिंपल क्वेश्चन है यार। देखो, अगर मैं बाद में बताऊंगा इन चीज़ों को, अगर आप, चलो बाद में बात करते हैं, पहले सोल्व कर लेते हैं यार, वरना आप बोलोगे सर फ्लो खराब हो रहा है। बाद में मैं एक साथ बात करता हूँ इसकी। ए 3 फेज ऑल्टरनेटर सप्लाई ए प्योरली इंडक्टिव लोड, आर्मेचर रिएक्शन का इंपैक्ट डीमैग्नेटाइजिंग। 91 इन ए 3 फेज लैंप मेथड है। अब इन्होंने बोला गया जो लैंप है ना, वो सीक्वेंस में ग्लो कर रहे हैं। ओके, मतलब सीक्वेंस में बंद या ऑफ हो रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है कि जो फेज सीक्वेंस है ना दोनों मशीन की, वो अपोजिट है। अगर एक साथ ब्लिंक करते हैं, एक साथ ऑन एक साथ ऑफ, तो इसे कहते हैं सेम फेज सीक्वेंस। ये लैंप मेथड होता है सिंक्रोनिज्म चेक करने का, तो उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, कंसिडर द सर्किट शोन बिलो। आप पूछा गया बी, अच्छा ए का
पोटेंशियल पूछा, नोडल एनालिसिस लगा देना यार, 3 वोल्ट आ रहा है इसका आंसर ना। चौक कॉइल है, देखो रेजिस्टेंस R दे दिया, इंपीडेंस दे दी, रिएक्टेंस दे दी 8, तो बेटा इसका पावर फैक्टर पूछ लिया, पावर फैक्टर इक्वल टू R बाई Z, R दे दिया 6, Z कैसे निकालोगे, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, R है 6 और X है 8, तो Z कितना आ जाएगा, अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर दैट इज 36 प्लस 64 अंडर रूट के अंदर दैट इज अंडर रूट 100 दैट इज 10 6 रे यार, पावर फैक्टर इक्वल टू R बाई Z, R दिया 0.6, जब Z निकालोगे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो 10 आ जाएगा ना, ये 6 होगा, ओके, और जब डिवाइड कर दोगे तो 0.6 आ जाएगा यार ये ना, और ये RL सर्किट है इसलिए क्या आएगा, लैगिंग आएगा, पेन भी नहीं रखना होता इन सवालों में। ए मैग्नेटिक कोर ऑफ मीन लेंथ दे दिया आपको, L दे दिया और टन्स दे दिए, तो ये आपके मैग्नेटिक सर्किट से रिलेटेड है। पहले एमएमएफ फाइंड कर लो, एनआईस है, उस एमएमएफ को एचएल के इक्वल कर देना, एच गिवन है एल, अच्छा एल गिवन है, एच निकाल लोगे यार, तो 2500 आ जाएगा। द वोल्टेज रेगुलेशन देखो कौन से पावर फैक्टर पे वो नेगेटिव होता है, लीडिंग पावर फैक्टर पे यार। नेक्स्ट जनरेटर हैज ए सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस दे दी और आपसे पूछा गया है शॉर्ट सर्किट करंट बता दो, 1/Z कर देना, 1/0.2 दैट इज 5 पर यूनिट यार, पर यूनिट में ही पूछी है, तो सी आंसर। पेन भी नहीं रखना, सीरियसली पेन भी नहीं रखना इन क्वेश्चन में। कंपेयर विद मैक्सवेल ब्रिज, एंडरसन ब्रिज का क्या इंपैक्ट है यार, पहला ऑप्शन क्या है, रिक्वायर द फीवर कंपोनेंट, गलत बात है यार, कंपोनेंट तो काफी होते हैं। इट गिव्स मोर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस, यस। इट मेजर कैपेसिटेंस, गलत। एलिमिनेट द नल डिटेक्शन, नो, तो बी इज द राइट आंसर। कैपेसिटेंस ना मेजर करता है, इंडक्टेंस मेजर करता है। वी कर्व किस किस बीच में बनाया जाता है, फील्ड करंट, सॉरी आर्मेचर करंट वर्सेस फील्ड करंट, तो यहाँ आपका आर्मेचर करंट होता है, यहाँ आपका फील्ड करंट होता है, ये बनता है वी कर्व। और इन्वर्टेड वी कर्व इस तरीके से बनता है, यहाँ आपका पावर फैक्टर होता है और यहाँ आपका IF दैट इज फील्ड करंट होता है। लेकिन आपसे वी कर्व पूछा है तो आपका क्या हो जाएगा, फील्ड करंट वर्सेस आर्मेचर करंट और वाइस वर्सा। नेक्स्ट सीरीज RLC सर्किट है, रेजिस्टेंस दे दिया, इंडक्टेंस गिवन है, कैपेसिटेंस गिवन है और वोल्टेज सोर्स गिवन है, करंट पूछ लिया। और रेजोनेंस की कंडीशन है क्या, रेजोनेंस की कंडीशन ओके, a series RLC branch has a resistance and inductance capacitance, okay, branch is connected to sinusoidal supply of this, okay, 1 hertz supply, okay। आगे क्या पूछा है, the RMS value of current would be RMS करंट पूछ लिया यार, ठीक है। तो इसका आंसर यार आई थिंक सी ही आ जाएगा, क्योंकि रेजोनेंस मेंशन तो नहीं है, कहीं मेंशन है क्या रेजोनेंस, रेजोनेंस मेंशन नहीं है, ओके। व्हाट 1 हर्ट्स सप्लाई, 1 हर्ट्स सप्लाई है, चलो मैं चेक करता हूँ रेजोनेंस है नहीं है, तो मैं एक्सेल निकाल देता हूँ, ओमेगा एल, तो ओमेगा कितना गिवन है, ओमेगा मतलब 2 पाई FL, 2 पाई FL, तो 2 पाई ओके, F कितना है 1 और L कितना है 1, तो ये 2 पाई आ जाएगा यार हेनरी के अंदर, ओके। देखो इंडक्टेंस 1 दे दिया ना, और फ्रीक्वेंसी भी देखो यहाँ 1 हर्ट्ज है, मैंने सारा पुट कर दिया। अब मैं XC निकालता हूँ यार, 1/2 पाई FC, 1/2 पाई FC करते हैं सोल्व इसे, 1/2 पाई ओके, F कितना 1 है और C कितना दे दिया सवाल में, 1/4 पाई स्क्वायर, तो 1/4 पाई स्क्वायर, तो 4 पाई ऊपर चला जाएगा ना, 4 पाई स्क्वायर, तो पाई से पाई कैंसिल, 2 पाई, यस 2 पाई आ गया, यस। तो यार देखो ये चेक करना था आपको, मैंने क्यों चेक किया, देखो ये मैंने इसलिए चेक किया ये, क्योंकि देखो अगर मैं वो फॉर्मूला लगाऊंगा VS/Z करके तो यार कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो जाएगी। तो मुझे पता था यार कि किसी अगर पर्टिकुलर इस टाइप के एग्जाम में, 1 डे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया तो रेजोनेंस का होगा। उन्होंने मेंशन नहीं किया लैंग्वेज में, लेकिन यहाँ हमें चेक कर लिया XL = XC, तो ये रेजोनेंस का क्वेश्चन है। तो रेजोनेंस में करंट कितनी होती है यार, VS/R, VS कितना है, I = मैक्सिमम होती है, जो कि VS सप्लाई वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है। थोड़ा जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि आज मैं केवल ये बताना चाह रहा हूँ कि पेपर का लेवल क्या था, क्या एनालिसिस थी। मैं डिटेल सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ अभी, ठीक है। मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि जिससे आप लोगों को ये बता पाऊँ कि कितना वेटेज किस सब्जेक्ट का है और किस तरीके से आप आगे आपको प्रोसीड करना है, सब बातें मैं बताने वाला हूँ अभी लास्ट में। VS कितना है यार 25 आई थिंक, R कितना है आई थिंक 2 है, तो 12.5 आ जाएगा सोल्व करके, जो कि ऑप्शन में गिवन भी है। नेक्स्ट 3 मटेरियल ABC गिवन है। अब बोला गया कि A मटेरियल की जो परमेबिलिटी है वो स्लाइटली लेस देन 1 है और B की स्लाइटली ग्रेटर देन 1 है और C की बहुत ज़्यादा है। तो बताओ क्या, तो पहला डाया होगा, दूसरा पैरा होगा और तीसरा फेरो होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछ रखा है, वही आपको मार्क कर रखा है। नाउ
नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट, एन आइडियल एलसी टैंक सर्किट इज इनिशियली एनर्जाइज्ड एंड अलाउड टू ऑसिलेट फ्रीली। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा, ये पूछा गया है कि एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है, तो इंडक्टर से कैपेसिटर। आगे क्या, फेजर डायग्राम में अगर हम जे से मल्टीप्लाई कर दें तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाता है। इसमें देखो क्या है, नेटवर्क शोन बिलो द नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट पूछी यार, तो नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट, ओके, इसे यार मैंने सोल्व किया था, ठीक है, एक मिनट मैं देख लेता हूँ, ठीक है, जल्दी से कर देता हूँ, फिर टाइम कम लगेगा। 103 ना, यस, इसका आंसर है 4.5, 4.5, यस, डी इज द राइट आंसर। 14, द टिपिकल टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, यार ये थोड़ा विजिबल नहीं है ना ये क्वेश्चन, चलो इसे स्किप करते हैं थोड़ा सा, वैसे सही है ये क्वेश्चन ना, लेकिन ये है कि थोड़ा विजिबिलिटी कम है। एमएम फॉलोइंग सिंगल फेज मोटर हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क कैपेसिटर स्टार्ट, 3 फेज सर्किट ब्रेकर इंस्टॉल्ड 11 kV पावर सिस्टम, सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट इंस्टॉल इज 5 किलो, ओके। देखो सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट पूछ ली, कैपेसिटी पूछ ली है, तो आपको सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट भी गिवन है, ठीक है। तो सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी कैसे निकालोगे, देखो S इक्वल टू √3 VL और IL, सारी वैल्यू रख देना यार। √3 VL कितना गिवन है, देखो बाय डिफॉल्ट ये लाइन वोल्टेज होता है, IL आपको 5 किलो गिवन है, तो यहाँ से सोल्व करके ना ये 95 आ जाएगा, ठीक है, पूरा मैंने सोल्व कर रखा था यहाँ पे, ठीक। आगे देखो अगला क्वेश्चन 107, एक मिनट मैं चेक भी करके चलता हूँ यार इससे कि 107, यस 107। अब देखो इन्होंने बोला है सिंगल फेज फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है यार, ब्रिज रेक्टिफायर है तो क्या क्या पूछा है इन्होंने, ओके, इन्होंने पूछा है कि एवरेज वैल्यू और फ्रीक्वेंसी, अच्छा एवरेज वैल्यू 2Vm/π होगा, तो ऐसा दो ही ऑप्शन में दिख रहा है, पहले में और सी में, और रिपल फ्रीक्वेंसी सेम होती है यार, सेम होती है। अच्छा टाइम पीरियड फुल ब्रिज में आधा हो जाता, फ्रीक्वेंसी डबल, यस 100 हो जाएगी यार, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यार, ठीक है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट, ए मेगर प्राइमरली यूज यार इंसुलेशन रेजिस्टेंस, द कॉइल टर्न्स एक्सपीरियंस द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स दिस एंड मिलीवेबर पॉइंट टाइम दे दिया, इंड्यूस ये मैं पूछ लिया, E इक्वल टू -NdΦ/dt, चलो सोल्व कर देना, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। E इक्वल टू -NdΦ/dt, n कितना गिवन है यार 200, माइनस छोड़ देते हैं, चलो ले लेते हैं यार, 200 टर्न्स दे रखे हैं, d5 फ्लक्स में चेंज कितना है, तो 4 का चेंज आ जाएगा, ठीक है, 4 5 2 1 ना, तो 4 का चेंज, और टाइम है 0.1, ठीक है, मिली में तो 10⁻³ भी आ जाएगा, तो ये ऊपर 40 हो जाएगा, 8 आ जाएगा यार, ठीक है, माइनस कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि 4 5 से 1 जा रहा, तो माइनस का 4 उधर से आ जाएगा, तो माइनस कैंसिल, तो 8 आ जाएगा बेटा, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, सिंपलेस्ट है। नेक्स्ट, ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, रोटर रेजिस्टेंस वेरी हाई, स्टेटर फील्ड इज पल्सेटिंग नॉट रोटेटिंग, यस बी इज द राइट आंसर। एन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यार ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा वही है, मैं देख लेता हूँ इसमें कौन सा नंबर है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कम से कम मैं आपको आंसर तो प्रोवाइड कर ही दूँ, अगर ये सही से विजिबल में नहीं है तो। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इसका आंसर यार बी है ना, आप देख लेना, जो भी जिसके पास भी पेपर होगा ना सही से रीड कर लेना इसे, ठीक है। नेक्स्ट है टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस ईएमएफ इन कंडक्टर लूप, ठीक है, टाइम वेरिंग कंडक्टर लूप, ओके 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 ओके, यस, in a conducting loop the electric field produced has a special property that differ from the electrostatic field, which of the following statement correctly describe this property, tell me, B is the right answer, okay, B is the right answer। next, बस यार 7 क्वेश्चन और रह गए, कर लेते हैं सॉल्व। एक मल्टीमीटर है, उसे वोल्टेज मेजरमेंट के लिए यूज़ किया गया, तो क्या प्रोविज़न होना चाहिए, पैरेलल में लगाएंगे और उसका इंटरनल इम्पीडेंस हाई होना चाहिए,
वेरी हाई रेजिस्टेंस एंड कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, तो इसका लास्ट ऑप्शन हो जाएगा। बुलियन वेरिएबल एस दे रखा है, अब उसे आपको दोनों इनपुट में फेड कर दिया है नैंड गेट में, आउटपुट जो आया है उसे बोथ इनपुट ऑफ नैंड गेट, तो उसे फिर नैंड गेट में कर दिया गया, तो बफर मिलेगा ना यार, सेम एक्सप्रेशन। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सवाल। डेसिमल नंबर दे रखा है आपको, दे जब उसे बाइनरी नंबर दे रखा है, डेसिमल में बदलना है तो 22 आ जाएगा। ठीक है, 842184 मीन 6 8 दूनी 16, हाँ 22 आ जाएगा यार। फॉर द नेटवर्क शोन बिलो थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अच्छा रेजिस्टेंस पूछा है, रेजिस्टेंस पूछा है तो यार रेजिस्टेंस पूछा है तो इसे शॉर्ट कर दो, इसे ओपन कर दो। 4 और 12 पैरेलल में, 12 चौक 48, 12 4 16, 16 क्या 3 आया, 3 और 1 4, तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखो, ए सिंगल फेज 10 kVA 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर रिकनेक्टेड इन ऑटो ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पूछ लिया यार 0.8, तो 10/1 - 0.8 कर देना, 50 kVA आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट 2 साइनोसॉइड वोल्टेज हैं और रिजल्टेंट पूछा है, दोनों देखो 90 डिग्री पे है, तो √VM² + VM² मतलब √2 VM², VM बाहर आ जाएगा तो VM√2, तो आंसर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एन एमिटर ऑफ रेंज 0 to 1 एम्पियर हैज एन इंटरनल रेजिस्टेंस दिस, तो जब इसे रेंज एक्सटेंड करोगे तो आप क्या करते हो, RSH = RM/M-1, RM मीटर रेजिस्टेंस कितना दे रखा 0.1, ओके, और M-1 M क्या होता है, न्यू वैल्यू ऑफ करंट अपॉन ओल्ड वैल्यू, न्यू 10 है, ओल्ड 1 है, तो 10/1 करोगे तो 10 मिलेगा, यहाँ M की जगह रख दोगे, 10 - 1 करोगे 9 मिलेगा। अब इसे सॉल्व कर देना, आपको बी ऑप्शन मिल जाएगा। लास्ट, करंट रिले एज ए प्लग सेटिंग ऑफ 125, इसका आंसर जो आ रहा है यार प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर पे बेस्ड है, सी आ रहा है। ठीक है, तो ये था आपका यार पूरा पेपर जो मैंने यहाँ आपको ओवरव्यू बताया। ठीक है, नहीं इसका बी आंसर है यार, है ना, इसका बी है, इसका बी आंसर है। ओके, ठीक है, तो ये आपका पेपर एनालिसिस थी। अब मैं आपको दोबारा से उसी स्लाइड पर लेकर चलता हूँ जो कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये तो सारा पेपर था जो हमने फास्ट मोड में विजिट किया, और ये फर्दर मैं आ जाता हूँ अपने एनालिसिस पे। देखो, अगर मैं पेपर की बात करूँ कि ये डिफ़िकल्ट था या इजी था, पहले उसे बात कर लेता हूँ। तो देखो 80% पेपर आपका डुएबल था बिल्कुल, और जैसा कि मुझे पता लगा है कि ज़्यादा बच्चे अपीयर हुए नहीं एग्ज़ाम में क्योंकि वैकेंसी थोड़ी कम थी यार। बट अब मैं डिफ़िकल्टी लेवल की बात करता हूँ। देखो डिफ़िकल्टी लेवल अगर मैं बात करूँ तो सब्जेक्ट का कवरेज मैटर करता है आपके लिए। अगर आपने सारा सब्जेक्ट पढ़ा है, डेप्थ में नहीं पढ़ा, ये मैटर नहीं करता, ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, तो कवरेज मैटर करता है। तो इसी के लिए ये सारे ही सब्जेक्ट 1 by 1 हम डिस्कस करेंगे अपने डिटेल कोर्स में, और जो आपका पर्टिकुलर एग्जाम है उसी के अकॉर्डिंग हम लेवल लेकर चलेंगे एग्जाम का। तो 1 अप्रैल से ये बैच आपका स्टार्ट होने वाला है, बिल्कुल फाउंडेशन से स्टार्ट करेंगे। और उन बच्चों के लिए मेरा मैसेज पहले है जो बच्चे ये सोचते हैं कि सर हमने पहले से कुछ नहीं पढ़ा है, बहुत दिन हो गए हैं तैयारी करते करते, क्या हम इसमें फाइट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। अगर ये हमारा जो कोर्स है ये फास्ट ट्रैक कोर्स नहीं होगा, एक फाउंडेशन कोर्स होगा जिसमें हम सारी ही चीजें आपको एक्सप्लेन करके चलेंगे, कोई शॉर्टकट नहीं, कोई फंडे नहीं। हाँ, एग्जाम को कैसे पिकअप करना है, एग्जाम में किन चीजों को ध्यान में रखना है, देखते के साथ ही आंसर कैसे टिक करना है और कैसे आपके कॉन्सेप्ट डेवलप करने हैं, इस बात की जिम्मेदारी मैं लेता हूं आप लोगों की। तो इलेक्ट्रिकल में कोई भी आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, तो जुड़िए हमारे साथ 1 अप्रैल से। ओके, थैंक यू।